Hello everyone, welcome to our channel. As we were doing order 6, so the main rule of order 6 is rule 17, that is amendment of pleadings. And today we are going to discuss about it, so pay your all attention. Order 6 rule 17 of Civil Procedure Code 1908 talks about amendment of pleadings. Amendment में आपको पता ही है, कुछ ऐड करना है, आपको कुछ डिडक्ट करना है, you want to change something or you want to bring something new, then it is all about amendment. So क्या होता है जब आप amendment के प्रोसीजर पर जाते हैं, कोर्ट विल इम्पोज कोस्ट अपॉन यू, आपके ऊपर कोस्ट लगाई जाती है, ठीक है. एंड कोर्ट विल नॉर्मली अलाउ द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स बाय इम्पोजिशन ऑफ कोस्ट व्हेन यू विल फाइल फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. जब आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन डालते हैं कि आपको अमेंडमेंट करवानी है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है. कोर्ट नॉर्मली अलाउ कर देती है. किस बेसिस पर? नॉर्मल कोस्ट लगा के आपको कुछ कोस्ट देनी पड़ती है, चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर अमेंडमेंट. बट रूल 17 का प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन क्या बात करता है? इफ कोर्ट हैज सेटिस्फाइड दैट व्हाट यू वांट टू रेज नाउ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, even with due diligence you could not have been able to raise it earlier, then court will allow it. मतलब आप जो पॉइंट आपको पहले रेज करना चाहिए था, बट ट्रायल शुरू होने के बाद आप उसे रेज कर रहे हैं विद ड्यू डिलीजेंस, तो उसको भी कोर्ट अलाउ कर देती है. बट इफ कोर्ट फाइंड, अगर कोर्ट को लगता है दैट विद ड्यू डिलीजेंस यू कुड हैव रेज्ड इट अर्लियर, आप इसको पहले रेज कर सकते थे अगर आप थोड़ा डिलीजेंटली काम करते, देन कोर्ट स्ट्रिक्टली एंड कोर्ट विल नॉट अलाउ दैट अमेंडमेंट, तब वो अलाउ नहीं करती है. बट इफ कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये पॉइंट अब रेज किया गया है और ड्यू डिलीजेंस से अब रेज किया गया है, मतलब उस पहले रेज करने में पार्टी की कोई भी परेशानी नहीं थी या उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी पहले रेज करने में, तब वो अलाउ नहीं करेगी. बट अगर उनके पास ऐसा था कि पार्टी ने पूरा डिलीजेंटली देखकर तब ये रेज नहीं कर पाई थी, बट अब रेज कर रही है, उसको तब अलाउ कर देती है. कोर्ट विल इम्पोज हैवी कोस्ट अपॉन यू एंड मे स्टिल अलाउ द अमेंडमेंट इवन इफ कोर्ट फाइंड्स ड्यू डिलीजेंस यू कुड हैव रेज द मैटर अर्लियर. या कोर्ट के ये एक देखिए स्यू मोटो डिपेंड करता है. अगर कोर्ट को लगता है कि आप ये पॉइंट पहले उठा सकते थे, आपने अब उठाया है, तो उसको शायद अलाउ भी कर दे बाय हैवी कोस्ट, मतलब हैवी चार्जेस लगाकर, या फिर वो उसको अलाउ करने से मना कर दे कि नहीं, आपके पास पहले पूरा पूरा चांस था, आपको पहले ही इसको पॉइंट को रेज करना था, अब अमेंडमेंट इसकी नहीं होगी. ठीक है. जब आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का एप्लीकेशन लगाओगे, कोर्ट विल इम्पोज कोस्ट अपॉन यू एंड यू विल नॉर्मली अलाउ द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स बाय इम्पोजिशन ऑफ कोस्ट. कोई भी ऐसा अमेंडमेंट आप अलाउ करोगे वेयर अमेंडमेंट इज असेंशियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी, मीन्स जो इशू है रियल, उससे रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन ऐसा है जिस पर पूरा का पूरा इशू डिपेंड करता है बिटवीन द पार्टीज, कोर्ट हैज़ टू डू फाइनल जस्टिस करना है, और रियल जस्टिस उसी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है इन द केस, then court has to decide all the issues. If a party seeks an amendment to raise and to add something which is essential to determine the real controversy between the parties, and should not that कि amendments be allowed, क्योंकि सूट का जितना कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन होगा उतना ही अच्छा होगा. पार्टी को पता है कि अगर सारी चीज़ें अभी क्लेम नहीं की, तो हो सकता है कि सब्सिक्वेंट सूट पे लाइक ऑर्डर 2 रूल 2 हमने जो पढ़ा था लग जाएगा, हो सकता है सब्सिक्वेंट सूट पे रेस जुडिकाटा लग जाए, या हो सकता है सब्सिक्वेंट सूट बैड, सो लेट मी क्लेम ऑल माई मैटर्स इन द प्रेजेंट सूट, एंड इफ आई फॉरगटन टू क्लेम समथिंग अर्लियर, लेट मी डू इट बाय अमेंडमेंट. इसलिए कोर्ट इस अमेंडमेंट को अलाउ कर देती है. सो कोर्ट हैज़ टू डू जस्टिस टू द पार्टीज. पार्टी की ड्यूटी है कि वो हर प्लीडिंग रेज करे और वो हर फैक्ट क्लेम करे, हर रिलीफ क्लेम करे, राइट. बट इफ पार्टी हैज ओमिटेड टू डू सो इन द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में कर नहीं पाई है ऑफ द सूट, देन बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ही शैल बी अलाउड टू क्लेम इट लेटर ऑन, because that will be good for the comprehensive decision of the suit. Means comprehensive means full justice, comprehensive decision of suit, right. लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि जब एक बार ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, ट्रायल स्टार्ट होने के बाद आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करते हैं, देन
if court finds that with due diligence you could have known about that fact but you are negligent and therefore you could not raise that fact earlier, then court will not allow the amendment of the pleading, right? तब कोर्ट अमेंडमेंट की प्लीडिंग को अलाउ नहीं करती है. दिस इज योर ऑर्डर 6 रूल 17. नाउ ऑर्डर 6 रूल 18 क्या बात करता है, दैट फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर होने के बाद भी देयर इज अ फेलियर टू अमेंड. इफ कोर्ट हैड फिक्स्ड द टाइम, आपको एक टाइम दे दिया है, टाइम पीरियड, एंड यू वांट द एक्सटेंशन, एन एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 148. And if CPC has fixed the time, then extension will be done under section 151. extension time period की जो दी गई है उसके अंडर आप एप्लीकेशन डालेंगे अंडर सेक्शन 148 और 151 accordingly. So if court had fixed the time, then the extension will be done under section 148. And if court didn't fixed, rather it is 14 days period as fixed by the हमारा जो CPC, this is court and this is CPC के अंडर आप टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं. देन एक्सटेंशन में बी डन अंडर सेक्शन 151 अकॉर्डिंग टू CPC. अब आ जाइए बच्चे ऑर्डर 6 रूल 17 पर दोबारा से. क्या है इसमें, हमने पढ़ लिया अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है. इनिशियल पॉइंट्स रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग, आपको प्लीडिंग में अमेंडमेंट करनी है. देखिए, ऑन द वन हैंड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वायर्स दैट suit should be comprehensively decided and all issues in the suit shall be decided and therefore amendment of pleadings जो होती है वो अलाउ कर दी जाती है. दूसरे अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, कोर्ट ऑल्सो हैड टू सी दैट इफ पार्टी वॉज नेग्लिजेंट, अगर वो स्टार्टिंग में ही नेग्लिजेंट थी, देन ही शैल नॉट बी अलाउड टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक. मोर इम्पोर्टेंटली, वेन ड्यू टू द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, जो ऑपोजिट पार्टी है, इट विल सफर इरिपेरेबल लॉसेज. क्यों? क्योंकि अब बार बार अमेंडमेंट करते रहेंगे तो जो ऑपोजिट पार्टी है उनको भी तो बहुत दिक्कत आएंगी. कभी वो उनके सामने आप कोई और इशू लेकर आ रहे हैं, वो उस इशू के बारे में अपना डिफेंस प्रिपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइम आप एकदम से नेक्स्ट अमेंडमेंट करके एक नेक्स्ट इशू ले आए, तो जो पार्टी ऑलरेडी फर्स्ट डिफेंस प्रिपेयर कर रही है उसको भी तो इरिपेरेबल लॉसेज होंगे, फिर वो उसके बारे में डिफेंस प्रिपेयर करेंगे. सो कोर्ट हैज़ टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन दीज टू रिक्वायरमेंट. एक बैलेंस तैयार करना पड़ता है. वन हैंड अमेंडमेंट शेल बी अलाउड, किस लिए, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन ऑफ द सूट, एंड ऑन द अदर हैंड अमेंडमेंट शेल नॉट बी अलाउड. वाई? If opposite party will suffer the irreparable losses. So amendment of pleadings is for both societal and individual interest and it is aimed at preventing multiplicity of proceedings को रोकने के लिए. The court is aware that if a suit is heard and finally decided, then thereafter upon a subsequent suit res judicata आप पर अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से कोर्ट वो हर चीज देखकर चलती है. देन रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा ऑर्डर 2 रूल 2 से, और एनी अदर सिमिलर बार में अप्लाई. देयरफॉर द कोर्ट हैज टू सी अ प्रॉपर बैलेंस or to see a proper way how to cooperate with both the interested. It shall be liberal in allowing the amendments of the pleadings. देखिए, ज़्यादा जो हमने देखना है वो क्या होना चाहिए कि कोर्ट को अमेंडमेंट्स की तरफ थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा. ठीक है, दे हैव टू अलाउ देम, राइट. सो गाइडलाइंस रिगार्डिंग अमेंडमेंट, अगर कुछ गाइडलाइंस हम पढ़ें तो क्या हो सकती हैं. फर्स्ट, cause of action cannot be replaced by amendment of pleadings. One thing, you cannot replace cause of action because cause of action is the real issue. इसी पर ही सूट स्टार्ट हुआ है और अगर आप इसी को ही चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बेस है सूट का वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, सपोज cause of action क्या था, A has got against B and for that purpose या for that cause of action he files the suit. Now A wants to amend the pleadings and he wants to substitute this cause of action by another cause of action. That can't be done. ये नहीं होगा because cause of action is the identity of the suit. You can't do away with the identity of the suit by amendment of pleadings. The original suit जो होगा, it should remain the same. Whenever you amend the pleadings, the original suit should remain to be same and upon that there are some changes brought about in your pleadings. मतलब जो आपका cause of action है वो same रहेगा, आप इसके बाद कोई changes add on कर सकते हैं but आप इसे ही change नहीं कर सकते हैं. Be it a change in the matter in issue, be it a change in relief, but original cause of action can't be altered.
राइट। सो जो ओरिजिनल कोज ऑफ एक्शन होगा फॉर विच द सूट वॉज फाइल्ड कांट बी टेकन अवे बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। द कोज ऑफ एक्शन जो होता है वो आइडेंटिटी होता है एंड दैट कांट बी टेकन अवे। if plaintiff has a different cause of action then he can file a separate suit। उसके पास एक ऑप्शन है कि he can go for a separate suit for that, but वो क्या करेंगे, उसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, they cannot substitute that। however if plaintiff wants to add some pleadings to further he can explain or clarify the cause of action, वो permissible है। so the matter in issue or relief can be added by amendment, ये second guideline है कि आप मैटर इन इशू में कुछ ऐड कर सकते हैं या आपको कुछ और रिलीफ क्लेम करना वो ऐड कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एज दे आर रिलेटेड टू रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। हमारी एक, अब मैं आपको साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट्स बताने वाली हूँ। वन इज आंध्रा बैंक वर्सेस एबीएन आम्रो बैंक, 2007 का केस था। इसमें क्या था, it was held that if during the pendency of the suit a right has already accrued to a party and if amendment of the pleadings by the opposite party is allowed then it will result into irreparable loss to the party। तो इस वजह से अमेंडमेंट को अलाउ इसमें नहीं किया गया था क्योंकि अमेंडमेंट से जो नेक्स्ट पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, राइट। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या थी बच्चे, एट द टाइम ऑफ हियरिंग अपॉन अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग्स द कोर्ट शैल एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड नॉट द मेरिट्स ऑफ द सूट। आपको किसके लिए जाना है, मेरिट्स ऑफ एप्लीकेशन, जब अमेंडमेंट की हियरिंग्स चल रही है। नेक्स्ट गाइडलाइन वाज एनी ऑर्डर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स शैल बी अ रीजनड ऑर्डर। आपको साथ में अमेंडमेंट के साथ रीजन देने होंगे कि कोर्ट ने अमेंडमेंट को क्यों अलाउ किया है, आपको वो रीजन ऑर्डर पास करना है ओनली आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एक्सपेक्टिंग दोज केसेस वेयर अमेंडमेंट इज मेयर टेक्निकल फॉर्मेलिटी, राइट। एक हमारे लैंडमार्क जजमेंट रही है उषा बाला साहिब स्वामी एंड अदर्स वर्सेस किरण अपासो स्वामी वर्सेस एंड अदर्स। सो इसमें क्या था, इफ पार्टी हैड एडमिटेड अ प्लीडिंग अर्लियर एंड लेटर बाय अमेंडमेंट ही वांट्स टू डिनाई दैट प्लीडिंग देन ही विल नॉट बी अलाउड टू डू सो। नॉर्मली क्या होता है, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स आर अलाउड बट इफ प्लीडिंग्स सो इनकंसिस्टेंट दैट दे आर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, अगर इतनी इनकंसिस्टेंसी है कि जो आपने पहली बात बोली है जो नेक्स्ट बोल रहे हो वो म्यूचुअली इंडिस्ट्रक्टिव है देन इट विल नॉट बी अलाउड टू बी प्लीडेड। कोर्ट also held that consideration for amending a plaint are different from that for a written statement. In the case of plaint, the court is more strict. Okay, so next landmark judgment was Om Prakash Gupta versus Ranbir B. Goel। इसमें क्या था, if there is a change in procedural law, amendment of pleadings will not be required as procedure is not pleaded। procedure को आप pleading में नहीं डालेंगे, parties can simply draw the intention of the court to such change by an oral notice। so in case of substantive law also, if there are changes was prospective in nature then it will not affect cause of action, right। सो इट वॉज हेल्ड कि आपको प्लीडिंग्स को एक तरीके से देख कर करना है। प्रोविजो हैज बीन एडेड टू प्रोवाइड टू प्रिवेंट फ्रीवॉलस एंड अननेसेसरी एप्लीकेशन। मैंने प्रोविजो रीड किया था जिसमें बोला गया था कि जो आप पहले ऐड ऑन कर सकते हैं, जब जो प्लीडिंग्स हैं उनको आप लेटर ऑन ऐड नहीं कर सकते इफ यू वर शोइंग योर डिलीजेंसी, right। so court shall be rigid in the matter of provisos particularly in cases where it finds the application had acted with great negligence, right। so next case was जसवंत कौर वर्सेस सुभाष पलीवाल। इसमें क्या था, अमेंडमेंट ऑफ ओरिजिनल प्लीडिंग कैन बी अलाउड इवन एट द एपिलेट स्टेज। अगर एपिलेट स्टेज है वहां पर भी अमेंडमेंट हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है, एपिलेट स्टेज बहुत बाद में आती है एंड फॉर अमेंडमेंट, बट इफ पार्टी कैन प्रूव कि उन्होंने पूरी डिलीजेंसी से कुड नॉट हैव रेज दैट प्लीडिंग अर्लियर तो तब उसको एपिलेट स्टेज पर अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई न्यू फैक्ट आ गया है नॉलेज में, नाउ एपिलेट कोर्ट ऑन दैट बेसिस अमेंडमेंट को अलाउ कर देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल 17। रूल 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे फॉर मेंस। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, मेंस में पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक रूल पर आ जाता है, ऑर्डर 6 रूल 17। और ऑर्डर 6 रूल 17 में यू हैव टू अलर्ट कि किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से, right। so keep reading, keep studying. Till then, have a good day. In next session we are going to do order 7. Thank you.